बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 7th क्लास, आज हम साइंस के चैप्टर नंबर 1 की रीडिंग करेंगे, जिसका नाम है ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम्स। हमें पता है कि हमारी जो इंसानी जो जिस्म है वो कई तरह के ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बना है, जो एक साथ काम करते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आज का हमारा मेन टॉपिक ही ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए फूड और एनर्जी की ज़रूरत है। तो ये एनर्जी और फूड ये एनर्जी फूड कहाँ से आता है? जब हम फूड को यूटिलाइज करते हैं तो हमारे बॉडी सेल उसको एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। वो सबसे पहले फूड को की ब्रेक डाउन करेंगे और उसको चेंज करेंगे एक सिंपलर फॉर्म में। जब हम फूड को खाते हैं, डाइजेशन में जब हम फूड को खाते हैं तो उसके साथ क्या होता है, वो फूड कैसे माउथ से स्टमक तक जाती है, हमें स्टमक तक जाती है, कैसे वो वेस्ट मटेरियल फिर बॉडी से हम पास आउट कर देते हैं। इस पूरे प्रोसेस को आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेशन जो है वो कब और कहाँ जो होती है? तो डाइजेशन जो है एक लॉन्ग ट्यूब में, ठीक है, एक लॉन्ग ट्यूब जो माउथ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट होगी और उसका एंड पॉइंट है एनस। ठीक है, माउथ से स्टार्ट होगी और एनस तक जाएगी। इस पूरी लॉन्ग ट्यूब को हम बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। जब हम फूड को खाते हैं तो उसकी डाइजेशन साथ ही स्टार्ट हो जाती है। जब हम फूड की बाइट करते हैं, सबसे पहला स्टेप इसका आ जाता है माउथ। जब हम फूड को इनटेक करते हैं, हमारे टीथ उस फूड को की कटिंग में और ग्राइंडिंग में हमें हेल्प आउट करते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि खाने को देर तक और चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि फूड की जो टीथ है वो फूड की अच्छी तरह कटिंग कर दें। टीथ का काम है ग्राइंडिंग करना फूड की। जब फूड की ग्राइंडिंग हो जाती है तो टंग क्या करती है, उसमें स्लाइवा को मिक्स करती है। ठीक है, स्लाइवा को स्लाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं। जब स्लाइवा फूड में मिक्स होता है तो फूड सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाती है। जब फूड सॉफ्ट और मॉइस्ट होती है तो साथ ही आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट्स मसलन स्टार्च, शुगर, इसकी ब्रेकडाउन जो है, डाइजेशन है, ये स्टार्ट हो जाती है। मसलन अगर आपने व्हीट, पोटैटो, राइस इस तरह की कोई चीज़ खाई है तो इसकी डाइजेशन आपके माउथ से ही स्टार्ट कर देंगे। टीथ कटिंग में हेल्प करेंगे, टंग जो है वो स्लाइवा सिक्रीट करेगी ताकि आपकी फूड सॉफ्ट और मॉइस्ट हो सके। उसके बाद जब फूड अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाता है तो आपकी टंग जो है उसको माउथ से पुश कर देती है एक लॉन्ग ट्यूब में। ठीक है, अब इस लॉन्ग ट्यूब को हम क्या कहते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, अब ईसोफेगस आपको एक लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है, ये कैरी करती है माउथ से फूड को और कहाँ तक पहुंचाती है? स्टमक तक। ठीक है, तो ईसोफेगस में फूड एक वेव लाइक पैटर्न शो करता है। ये देखें ऐसे, ये एक वेव है। मसल्स यहाँ कंस्ट्रिक्ट करेंगे, यहाँ रिलैक्स करेंगे, कंस्ट्रिक्ट करेंगे, रिलैक्स करेंगे। जब फूड इस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट को यूज करते हुए आपके स्टमक में आता है तो इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट। अब ये पूरा प्रोसेस कि फूड माउथ से आया, यहाँ पे एक मूवमेंट पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट को शो करते हुए आपके स्टमक तक चला गया, हम इसको कहेंगे पेरिस्टोलसिस। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे पेरिस्टोलसिस, और ये कहाँ होता है? ईसोफेगस में। जब आपकी फूड आगे पास कर दी जाती है स्टमक में, सबसे पहले हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। स्टमक एक जे शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डाइजेस्टिव जूसेस की सिक्रीशन होती है जो फूड में मिक्स कर दिए जाते हैं, और यहाँ पे जितने भी आपने फूड में प्रोटीन्स हैं उसकी डाइजेशन होगी। माउथ में आपने पढ़ा था कि डाइजेशन हो रही है कार्बोहाइड्रेट्स की, जबकि स्टमक में किसकी डाइजेशन होगी? प्रोटीन की।
अब प्रोटीन क्या है? अगर आपने गोश्त खाया है या आपने अंडा खाया है, आपने दूध पिया है, तो इन सारी चीज़ों की जो डाइजेशन है वो आपके स्टमक में होगी। स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं, उसमें होते हैं एसिड। अब एसिड का क्या काम है? वो अगर आपके फूड में कोई जर्म्स पार्टिकल होंगे तो उनको वो किल करेगा और आपकी फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, और आपकी फूड 4 आवर्स तक स्टमक में रहती है और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड पास कर दी जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन को। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर आप स्ट्रक्चर देखें, ये एक लॉन्ग थिन क्वाइल ट्यूब है, लॉन्ग है, थिन और क्वाइल ट्यूब है जो आपके एब्डोमेन में प्रेजेंट है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है? जो कार्बोहाइड्रेट्स माउथ में डाइजेस्ट नहीं हो सके, वो प्रोटीन जो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं हो सकी, उन सब की डाइजेशन जो है फाइनल जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट्स की, प्रोटीन्स की और फैट की डाइजेशन होगी। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे अकेला काम नहीं करेगा, बल्कि इसके साथ 3 ऑर्गन और भी इसकी हेल्प के लिए हैं। फर्स्ट है लीवर, सेकंड है पैनक्रियाज, थर्ड है वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर का काम क्या है कि ये बाइल सॉल्ट सिक्रीट करता है ताकि अगर आपकी फूड में फैट है तो वो उसको एब्जॉर्ब कर सके। लीवर क्या करेगा? बाइल सॉल्ट को सिक्रीट करता है ताकि फैट्स की डाइजेशन हो सके। पैनक्रियाज और वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करेंगे ताकि आपके अनडाइजेस्टेड फूड की डाइजेशन हो सके। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में जितना भी आपका डाइजेस्टेड फूड होगा वो स्मॉल पार्ट लास्ट पार्ट में एब्जॉर्ब होगा। अब इसकी अंदरूनी सतह में, स्मॉल इंटेस्टाइन की अंदरूनी सतह में कई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम विलाई बोलते हैं। इस फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, फिंगर लाइक है और ये कई है, इसको हम बोलते हैं विलाई। ठीक है, अब जितना भी आपका डाइजेस्टिव फूड है वो विलाई की वॉल से पास करता हुआ ब्लड में मूव कर जाएगा। ब्लड उस फूड को लेगा और पूरी बॉडी पार्ट्स में उसको पास कर देगा। ठीक है, अगर आपकी बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड आपका रह जाएगा वो आप के लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट कर दिया जाएगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन की जो मेन जॉब है वो ये है कि वो एक्स्ट्रा जितना भी आपका वाटर है उसको एब्जॉर्ब करना है। अगर आपकी अनडाइजेस्टेड फूड जो सॉलिड में है उसको हम कहेंगे फीसिस। ठीक है, उसको हम बोलेंगे फीसिस। अब ये फीसिस कहाँ स्टोर होंगे? अब ये लार्ज इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में ये फीसिस जो है स्टोर होंगे। जिस जगह ये फीसिस स्टोर होंगे उसको हम बोलेंगे रेक्टम। ठीक है, रेक्टम एक ऐसी जगह है जो सॉलिड अनडाइजेस्टेड फूड है उसको स्टोर करता है, और हम बॉडी से इन फीसिस को कैसे रिमूव करेंगे? थ्रू द एनस। एनस के थ्रू हम जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से वो पास आउट कर देंगे। यहाँ बच्चों, यहाँ पे आपने जैसे देखा कि आपके मुंह में कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर की डाइजेशन हो रही है, तो यहाँ एक क्वेश्चन है कि अगर आप ब्रेड को बाइट करें तो कुछ अरसे टाइम तक अगर आप उसको चबाएं तो आपके मुंह में मीठा टेस्ट कैसे आता है? तो जब कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च और शुगर वगैरह इनकी डाइजेशन हो रही है, जब हम उसको बाइट करेंगे तो आपकी जो स्टार्च है वो ब्रेक डाउन होगी इनटू ग्लूकोज, जिसकी वजह से हमें मीठा टेस्ट आता है। और उसके बाद है कि अगर स्टमक में मीट की डाइजेशन हो रही है, एग की हो रही है, अगर मिल्क की हो रही है, तो ये खुद भी उसके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो स्टमक को डाइजेस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि स्टमक में एंजाइम्स प्रेजेंट है और इसमें म्यूकस की प्रोडक्शन हो रही है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो स्टमक को डाइजेस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि ईसोफेगस से जब फूड आपके स्टमक में आ रही है, अगर आपकी अपसाइड डाउन है, तो क्या आपकी जो फूड के लिए ये पॉसिबल है कि वो आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में जाए? तो फूड को आपके स्टमक और इंटेस्टाइन में आने के लिए ग्रेविटी की ज़रूरत नहीं है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करता हुआ फूड जो है स्टमक में आएगी और स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अपसाइड डाउन करके खाना डिफिकल्ट तो है लेकिन ये पॉसिबल है। अब पेरिस्टाल्टिक का प्रोसेस क्या था? फूड एक वेव लाइक
मस्कुलर मूवमेंट शो करती हुई आपकी स्टमक में आ रही है। अगर इसका प्रोसेस रिवर्स हो जाए, आपने जो फूड खाई वो सूटेबल थी तो आपकी स्टमक में गई और आगे उसकी डाइजेशन हुई और हमने उसको वेस्ट मटेरियल को हमने बॉडी से पास आउट कर दिया। अगर आपकी फूड अनसुटेबल होगी आपके लिए, वो आपके स्टमक में जाते ही वापस आपकी इसोफेगस में आएगी, इसोफेगस से बाद में आपके माउथ में आएगी और माउथ से बाद में हम उसको कहेंगे, जब निकलेगी तो हम उसको बोलते हैं वोमिटिंग। तो पेरिस्टालसिस का जो रिवर्स प्रोसेस है उसको हम वोमिटिंग बोलते हैं। और वोमिटिंग किस सिचुएशन में होगी? जब फूड आपके लिए अनसुटेबल होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ तक था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। आपने बहुत डिटेल से पढ़ा कि कैसे माउथ से इसकी डाइजेशन हो रही है, इसोफेगस में फूड मूव करेगी, बाद में स्टमक तक जाएगी, स्टमक से आगे पास कर दी जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसमें विलाई जो है डाइजेस्टिव फूड को ब्लड में पास करेगी। उसके बाद ब्लड से बॉडी के तमाम पार्ट तक जो डाइजेस्टिव फूड है उसको पास कर दिया जाएगा। जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाएगी वो लार्ज इंटेस्टाइन के डेक्टम में स्टोर होगी सॉलिड, उसको हम फेसिस बोलते हैं, और उसके एनस के थ्रू हम इस पूरे जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड था उसको हमने रिमूव कर दिया। अगर यहाँ पे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई बेतरतीबी आ जाए, हमारे दीन में निस्फी मान इसी वजह से है कि हमें हर चीज़ को साफ सुथरा और धो के खाना चाहिए। हमें खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए ताकि जो हम फूड खा रहे हैं वो जम से पाक आपके स्टमक तक जाए। वोमिटिंग का प्रोसेस इसी वजह से है कि अगर आपने सुटेबल जो अनसुटेबल फूड थी वो आपने ली थी, तो साफ सुथरी जब आप फूड खाएंगे, हाथ धोएंगे, तो आपकी जो फूड है वो डाइजेस्ट होने में भी जल्दी ही डाइजेस्ट हो जाएगी। तो अगर आपने सफाई का ख्याल नहीं रखा और वैसे ही खाना खा लिया तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, क्या बेतरतीबी आ सकती है। उसमें आपको डायरिया हो सकता है, आपका हार्ट बर्न हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन है, अल्सर है, गैस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे आप डिटेल में डायरिया और कॉन्स्टिपेशन को पढ़ेंगे। डायरिया क्या है? जिस डायरिया में जो सेमी लिक्विड फीसिस है बॉडी से वो पास आउट होते हैं, ठीक है। सेमी लिक्विड फीसिस मतलब फीसिस बहुत सॉलिड नहीं है, बहुत लिक्विड नहीं है, ये इन बिटवीन सिचुएशन है, उसको हम सेमी लिक्विड फीसिस बोलते हैं। अब इसकी वजूहात क्या है कि आपको ये डायरिया क्यों हुआ? अगर आपने कोई मेडिसिन यूज़ की है या तो ये उसका इन्फेक्शन है, आपके खाने कंटेमिनेटेड था, आपका खाना गंदा था, आप परेशान थे या आप एक्साइटेड थे जिसकी वजह से आपको डायरिया की जो कॉजेज डायरिया हुआ। अब इसकी सिम्टम्स क्या है कि आपके पेट में दर्द है या आपका पेट फूल रहा है या भारी महसूस हो रहा है या आपको वॉमिटिंग आ रही है, लूज मोशंस है, बुखार है या खून वाला पखाना आपको आ रहा है। जब बॉडी से लिक्विड फीसिस पास हो रहा हो तो इस सिचुएशन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अब इसके लिए जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगी तो क्या होगा? बॉडी में डिहाइड्रेशन जो है वो नहीं होगी। जब आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको सीवियर डिहाइड्रेशन हो सकती है। तो इसके लिए लेमोनेड का आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि लेमोनेड में शुगर और सॉल्ट है जो वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट होते हैं। तो हमें डायरिया की सिचुएशन में ज़्यादा से ज़्यादा लेमोनेड का यूज़ करना चाहिए, ये गुड है डायरिया के लिए। अगर आपको डायरिया से हम कई इसकी एहतियाती तदाबीर कि हम कैसे इससे बच सकते हैं डायरिया से, तो इसकी चंद एहतियाती तदाबीर ये है कि आफ्टर टॉयलेट, आप जब टॉयलेट यूज़ करने के बाद आप साबुन से हाथ अच्छी तरह धोएं, ठीक है। उसके सेकंड इसका पॉइंट है कि हाथ खाने और पकाने से पहले सब्जियों और फलों को धोना चाहिए। बगैर पकाए गोश्त और अंडे खाने से परहेज करना चाहिए। जब आप ये तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स कर लेंगे तो आपको डायरिया कभी भी नहीं हो सकता। सेकंड इसका पॉइंट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक मुश्किल और तकलीफदा फीसिस को पास आउट करने का एक अमल है। जिस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन होगी वो वीक में 3 या 3 से लेस टाइम फीसिस को बॉडी से पास आउट करेगा।
अब इसकी कॉजेज क्या है कॉन्स्टिपेशन की? ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये कॉमन डिसऑर्डर है पाकिस्तान में। इसकी क्या वजूहत है कि आपने ऐसी फूड नहीं ली जिसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा थी, या आपने पानी का इंटेक इतना नहीं किया जितना आपको करना चाहिए था, या आपने वॉशरूम जाने में डिले किया है। तो ये सारी कॉजेज है कॉन्स्टिपेशन की, ठीक है। अब इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है कि हमें कैसे इससे बचना चाहिए कॉन्स्टिपेशन से। इसके लिए हमें एक प्रॉपर रेगुलर अपना लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना चाहिए। हमें डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें ऐसे फूड खाने चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा है, जैसे पालक है, कुकम्बर है, खीरा है, सरसों है। सीरियल्स में हमें गंदम का, जौ का, बाजरे का इस्तेमाल करना चाहिए, मकई का इस्तेमाल करना चाहिए। और सब्जियों में अगर हम उसकी फलों में हम बात करें तो हमें नाशपाती, अमरूद, अंगूर, सेब इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। और हमें दिन में कम से कम 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, और जब हमें ज़रूरत महसूस हो तो हमें वॉशरूम भी जाना चाहिए फ़ौरन। अब फाइबर जो है वो आपकी बॉडी को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी कैसे रखते हैं? जब आप डाइटरी फाइबर जो आपके सीरियल्स में है, वीट है, कॉर्न है, बार्ले है, ओट है, अगर आप इनका यूज़ करेंगे, फ्रूट्स में गावा, पियर, ऑरेंज, एप्पल, इनका यूज़ करेंगे, वेजिटेबल्स में स्पेनिच, मस्टर्ड, कुकम्बर, इनका इस्तेमाल करेंगे, ये इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जितने भी पीसेस हैं उसको सॉफ्ट करेगी, और ह्यूमन बीइंग के लिए उसको बॉडी से पास आउट करना बहुत आसान हो जाएगा। जब हम डाइटरी फाइबर का यूज़ करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो हेल्दी रहता है, ठीक है। यहाँ तक था बच्चों आपका आज का ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो इंशाल्लाह हम अपनी जूम की क्लास में इसको और डिस्कस कर लेंगे। आपने अपनी असेसमेंट शीट जो है वो स्कूल से कलेक्ट करनी है, और उसके बाद जूम की क्लास में आप अपने टीचर से वो डिस्कस करते हुए उसको फिल करेंगे। आपका ये लेक्चर यूट्यूब पे 24 आवर तक रहेगा। आफ्टर 24 आवर इसको रिमूव कर दिया जाएगा, और अगर इसको आप बार बार देखें ताकि आपके लिए असेसमेंट शीट फिल करना आसान हो।